Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all are doing fine. Today's topic is enteral nutrition, which is the subtopic of special feeding methods. So there are two topics in it, subtopics, which is parental and enteral. आज की वीडियो में हम सिर्फ एंटरल न्यूट्रिशन देखेंगे. एंटरल न्यूट्रिशन थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट की टॉपिक है. सो एंटरल न्यूट्रिशन डिफाइन करेंगे अपन, तो इस हिसाब से कर सकते हैं. एंटरल न्यूट्रिशन कैन बी प्रोवाइडेड ईदर ओरली और बाय ट्यूब फीडिंग बाय दिस विच मीन्स विद इन और बाय द वे ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो एंटरल न्यूट्रिशन ओरली भी दे सकते हैं और बाय दी ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं. ट्यूब फीडिंग दो तरीक़े का रहता. एक नासोगैस्ट्रिक ट्यूब which is by the nose. It is used for short term. ये थोड़े वक्त के लिए यूज़ करते थ्रू नोज होता है ये. और सेकेंड है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब विच इज़ थ्रू एब्डोमिनल. इसको बोलते हैं पेग ट्यूबिंग ऑल्सो. पेग ट्यूबिंग का फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी. सो ये पेग ट्यूबिंग 4 वीक्स के लिए या मोर देन 4 वीक्स के लिए जब ट्यूबिंग करते, जब ये मेथड यूज़ करते. Enteral feeding retains epithelial structure and function of GI tract. It also increases mucosal immunity. It practices enteral nutrition, generally considered as tube feeding. Tube feeding से बहुत चीज़ें फ़ायदेमंद है, जैसे कि if a person can't eat and if a body requires more nutrition, it will fulfill that. Oral feeding is best for nourishment of a patient, but in the following condition it is not possible to give the feeding orally, and tube feeding or parental feeding is restored. So it both naso and gastro depends upon the type of disease, patient condition और tolerance of food. इस हिसाब से हम कोई एक मेथड यूज़ करेंगे. कब ये ट्यूब फीडिंग अपन यूज़ कर सकते हैं, वी विल सी मोर इन डीप. दोज हु कैनॉट स्वैलो ड्यू टू पैरालिसिस कंडीशन ऐसी रहती कि उन हिल भी नहीं सकता, तो इट इज़ नॉट, अपन सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खाएंगा कैसा बंदा. तो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, उस वक्त ये मेथड यूज़ करेंगे. और कैंसर ऑफ ओरल कैविटी और लैरिंग्स, अगर ओरल कैविटी में और लैरिंग्स में उसको कैंसर हो गया, उस वक्त करेंगे. और डिस्फेजिया के वक्त में करेंगे. डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी स्वेलिंग फूड्स और लिक्विड अराइजिंग फ्रॉम द थ्रोट और इसोफेगस. कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है इस वक्त. तो जब डिस्फेजिया होता, कंप्लीट ब्लॉकेज होता, तो जब अपन ये मेथड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन, दोज हु कैनॉट परसुएडेड टू ईट. परसुएडेड टू मीन्स ईजी टू ईट, नहीं, आसानी से नहीं खा सकते उन लोग. परसुएडेड मीन्स ईजी. दोज विथ परसिस्टेंट एनोरेक्सिया रिक्वायरिंग फोर्स फीडिंग, विच मीन्स जिसका बॉडी वेट लूज रहता, जिसका बॉडी वेट लेस रहता और उन लोगों को फोर्सली फीड करना पड़ता. थोड़े रहते बच्चे, यंग पीपल्स, उन लोगों को भूख नहीं लगती और उन लोगों को फोर्स करना पड़ता, फिर भी उन लोग नहीं खाते. तो इस वक्त आप ये ट्यूब फीडिंग या इंटरनल न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं. सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पेशेंट, यूजुअली आफ्टर द सर्जरी, और उन इस हालत में हो जाते कि बॉडी उन लोगों की होश में नहीं रहते, उन लोग थोड़े या पूरे ही होश में नहीं रहते, उस वक्त भी अपन ट्यूब फीडिंग करते. और सीवियर मैल एब्जॉर्प्शन रिक्वायरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनपैलेटेबल फार्मूला मीन्स डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन. इस कंडीशंस में जब डाइजेशन डिफ़िकल्ट हो जाता, जब अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना रहता, जब शॉर्ट बाउल सिंड्रोम occurs when your child's body cannot absorb enough nutrients and fluid because of their small intestine is missing or isn't working as it should. शॉर्ट बाउल सिंड्रोम मतलब ये है कि जब आपके यंग भी रह सकते, कोई भी एज ए पेशेंट के, अगर उनके बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन मिसिंग है या वो स्मॉल इंटेस्टाइन है पर वर्क नहीं हो रहा, तो जब आप ट्यूब फीडिंग यूज़ कर सकते हैं. दोज हु आर अंडर नरिश है या बिकमिंग सो, रिस्क में है उन लोग की अंडर नरिश हो जाएंगे, जब भी कर सकते हैं. दोज हु कैनॉट डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व, ये तो अगेन इट केम
पोस्ट सर्जरी, जैसे कि हम पहले के वीडियो में पढ़े थे रूटीन हॉस्पिटल लाइट्स में, पोस्ट सर्जरी में क्लियर फुल फ्लूइड्स में जब हम दे रहे थे, ये इंटरनल न्यूट्रिशन भी दे सकते। पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल एंड रीनल डिसऑर्डर्स के कंडीशन में दे सकते। बेबीज़ विथ लो बर्थ वेट, बेबीज़ विथ लो बर्थ वेट सीवियर डायरिया, मतलब वॉमिटिंग्स बहुत हो रही। और ऐसा नहीं है कि आप ये इंटरनल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो कोई ग्लूकोज ही दे रहे हैं या कोई मेडिकल ग्लूकोज दे रहे हैं। नो, इट कैन बी अ सिंपल मिल्क, सिंपल फ्लूइड्स, सिंपल वाटर बाय नोज और बाय दी गैस्ट्रोस्टोमी। जब आप नोज से दे रहे हैं तो आप 20 to 24 आवर्स में वो ट्यूब चेंज कर दीजिए। अगर आप 4 वीक्स के लिए दे रहे हैं तो आपको तो कैसा भी चेंज करना ही होगा डेली, और उसको चेक भी करते रहना कि वेदर इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। और जब आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं बाय द नोज और बाय द एब्डोमिनल, वेदर इट in any cases you should take before and after the x-ray that वो जगह पे है, वे कुछ खराबी तो नहीं हो रही इसके वजह से। और आफ्टर दी इंसर्टिंग ऑल्सो यू शुड सी दी abdominal assessment। आप abdominal assessment करिए और देखिए कि बॉवल साउंड आ रहा है या नहीं, क्योंकि आज जब आप एक्सरे करेंगे तो प्रिवेंट एस्पिरेशन करेंगे, मतलब जो इट शुड बी द ट्यूब शुड बी ना प्रॉपर वे, एस्पिरेशन नहीं होना, प्रिवेंट करना एस्पिरेशन। इट इज़ बेटर टू यूज़ पम्प ग्रेविटी सिरिंज। लेट्स सी ट्यूब फीडिंग दिस इज़ डन बाय पासिंग ट्यूब। हम पहले ही देख लिए थे नासो और गैस्ट्रो, वो तो ट्यूब फीडिंग ही है 2 टाइप्स। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वो ट्यूब कैसा डाल रहे हैं बॉडी में, हम ये देखेंगे। This is done by passing a tube into stomach or a duodenum or a jejunum, the nose, which is called nasogastric feeding, or directly by the surgical operation as gastrostomy and geostomy. And feeding short term 3 to 4 weeks feeding, usually administered via nasogastric, nasoduodenum or nasojejunum tubes. For long term gastrostomy, जैसा हम पहले बोले थे यही है पूरा। शॉर्ट टर्म के लिए हम नासोगैस्ट्रोस्टोमी यूज़ कर रहे हैं, उसको अपन डिनोस्ट्रोमी भी बोल सकते हैं, बाय द जियोजेनम और स्टमक और बाय द नोज ये कर सकते हैं अपन। एंड फॉर लॉन्ग टर्म वी आर यूजिंग द मेथड गैस्ट्रोस्टोमी यूजुअली इंडिकेटेड in order to minimize the risk of aspiration. Aspiration means it has 2 meanings. Sucking the food into the airway or breathing in through the tube. It is a medical procedure that removes the something from an area of the body. The substance can be air, body fluids or bone fragments. That is called aspiration. So aspiration prevent करना चाहिए। फिर tube should not be placed in the stomach unless there is a normal gastric emptying and intact gag reflex, and if possible nasoenteric rather than nasogastric feeding tube should be employed. इन अगर कंडीशन है कि आप ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं तो आप अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप ट्यूब फीड इंसर्ट नहीं करना, जब तक आप गैस्ट्रिक एम्प्टी है और इंटैक्ट गैस रिफ्लेक्स है, अगर इन दिस कंडीशन यू शुड रादर गो विथ नासोगैस्ट्रिक। ओके, अगर एब्डोमिनल थ्रू एब्डोमिनल करें तो ये मेथड चेक करिए, अगर ये मेथड नहीं, ये कंडीशंस है तो आप फिर नोज के उससे जाइए। दिस में बी स्पेशली वैल्यूएबल इन पोस्ट ऑपरेटिव एंड क्रिटिकली इल पेशेंट इन whom gastric motility is impaired. So basically it is again repeated कि अगर ये पोस्ट ऑपरेटिव के वक्त यूज़ करिए और पेशेंट बहुत ही सीवियर कंडीशन में, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अ सेटिस्फैक्ट्री ट्यूब फीडिंग मस्ट बी न्यूट्रिशनली एडुकेट मतलब जितना अमाउंट विच हैज़ टू बी गिवन टू द बॉडी, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एडिक्वेट रहना। वेल टॉलरेटेड बाई पेशेंट सो दैट वॉमिटिंग इज़ नॉट इंड्यूस्ड, इस हिसाब से देना कि पेशेंट केपेबल रहना उसको टॉलरेट करने के लिए और उसके वजह से वॉमिटिंग्स या डायरिया नहीं होना।
easily digested है ना, with no unfavorable reactions such as distension, diarrhea, constipation. ऐसा भी नहीं रहना कि वो डाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट रहना, इजी रहना, और उसमें नो अनफेवरेबल रिएक्शन नहीं रहना, जैसे कि डिस्टेंशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसा नहीं. इजीली प्रिपेयर्ड रहना, इनएक्सपेंसिव रहना, क्योंकि हर पेशेंट की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती कि हर कोई ट्यूब फीडिंग यूज़ कर सकते, तो इतना ईजी कैश फ्रेंडली रहना कि वो खरीद सके. There are types of food which we will see in next topics, and about parental nutrition. Now we will see what is the feeding methods. A concentration of about 1 kcal per millimeter is satisfactory. There should be increase the volume which must be given to meet the nutrients and energy needs. इतने हिसाब से देना कि आपकी बॉडी जितना न्यूट्रिएंट्स नीड कर रही है वो मीट करना. A concentration of 1.5 kcal is given for patient with increased caloric needs or patient with fluids restriction. Greater concentration is more likely to produce, like अगर ज़्यादा दे दिए तो आप डायरिया भी हो सकता, वॉमिटिंग भी हो सकता. may thick to pass through nasogastric tube. अगर आप ज़्यादा भी दे दिए तो वो ट्यूब में ब्लॉक भी कर दे सकता. There are, let's see the feeding methods. There are 4 feeding methods. Continuous method is feed via infusion pump or a gravity flow. ये कैसा देखते हैं कि आप हर 8 से 12 घंटे के गैप में 30 to 50 ml पर आवर देते. ठीक है, फॉर एवरी 8 to 12 आवर्स आप 30 to 50 ml देते. साइक्लिक मेथड में क्या करते हैं आप, 8 आवर्स देते, 16 आवर्स नहीं देते. अब सपोज आप इन द आफ्टरनून फ्रॉम 1 to 8 आप दे रहे हैं हर घंटे को, एक एक घंटे या कंटिन्यूस दे रहे हैं ट्यूब फीडिंग, तो आप 8 आवर्स दे रहे हैं और 16 आवर्स बिल्कुल ही नहीं दे रहे. फर्स्ट मेथड क्या था, हर घंटे को 30 to 50 ml दे रहे थे, एवरी 8 to 12 आवर्स दे रहे थे. फिर इंटरप्टेड मेथड्स. इंटरप्टेड मेथड मीन्स 4 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे नहीं दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे नहीं दे रहे हैं, ये पूरा 24 घंटे चलेगा ऐसा ही. बोलस मेथड वेयर लार्ज वॉल्यूम इज गिवन इन अ शॉर्ट टाइम. थोड़े ही टाइम में आप इतना दे रहे हैं कि 200 cc हो जा रहा. इन 10 मिनट्स आप 200 cc इन अ मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स में दे रहे हैं. फर्स्ट है 30 to 50 ml पर आवर फॉर एवरी 8 to 12 आवर्स. फिर सेकेंड मेथड है 8 आवर्स दे रहे हैं, 16 आवर्स बिल्कुल ही नहीं दे रहे. फिर थर्ड मेथड है 4 आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स नहीं दे रहे, 4 आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स नहीं दे रहे. फिर बोलस मेथड है 10 मिनट्स में आप पूरी नीड्स फुलफिल कर दे रहे हैं बॉडी की. कितना देना है, फ्लूइड्स 30 ml देना है पर kg वेट, जितना kg वेट है उस हिसाब से. एनर्जी आप दे रहे हैं 25 to 45 अगेन बाई द kg वेट. प्रोटीन आप दे रहे हैं 1 to 2.5 ग्राम. नॉन प्रोटीन कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट इन क्रिटिकल कंडीशन आप 50-50 दीजिए. कार्बोहाइड्रेट फैट इन नॉन क्रिटिकल इलनेस 60-40 दीजिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट दो बराबर दीजिए. इन क्रिटिकल कंडीशन 50-50%, और अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है और कार्बोहाइड्रेट फैट 60-40 में दीजिए. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी. अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए. आई होप दे विल ऑल्सो गेट सम हेल्प. जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह.